हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अकबरनामा के निम्न भाग में से किस आइन ए अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा के निम्न भागों में किसे जो है आइन ए अकबरी कहा जाता है। पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा भाग को क्या कहा जाता था? आइन ए अकबरी कहा जाता था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। किसके द्वारा किया गया था अकबरनामा की रचना? अबुल फजल ने। किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा की रचना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो स्वयं घूसखोरी को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो घूसखोरी को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो बलबन है, जलालुद्दीन है, फिरोज शाह तुगलक है, इब्राहिम लोदी है। तो स्वयं घूसखोरी को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है व्यापक भ्रष्टाचार था। किसके शासनकाल में? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जो है ए कनिंघम है, ए एच दानी है, ब्यूलर हैं, जेम्स प्रिंसपे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मणी लिपि यह जो है क्या है? अशोक का अभिलेख है। क्या है? अशोक के अभिलेख में क्या है? एक ब्राह्मणी लिपि है। इसको पढ़ने में सफलता किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसपी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1837 ईस्वी में। कब किए गए थे? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? विलियम पिट थे, हेनरी वेंसीटाट थे, एलिजा इम्पे थे। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कौन था? एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन थे? चैम्बर्स हैं और कौन थे? ली माइस्टर थे और तीसरा कौन थे? हाइड थे। तो 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, ली माइस्टर और हाइड। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे जो थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो चलिए अगला देखते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किए थे? 18 अप्रैल 1951 में। कब शुरू किए थे? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब शुरू किए थे? 18 अप्रैल 1951 में। कहाँ से शुरू किए थे? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। 18 अप्रैल 1951 से शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में है, बर्मा में है, इंग्लैंड में है,
संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब किए थे? 1 नवंबर 1913 में। 1 नवंबर 1913 और इनके कुछ साथियों ने मिलकर जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो कहाँ किए थे? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ किए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में किए थे। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कौन थे? सोहन सिंह जो थे अध्यक्ष थे। कौन? सोहन सिंह क्या थे? अध्यक्ष थे। सोहन सिंह जो है क्या थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन थे? सोहन सिंह गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कब किए गए थे? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। कहाँ किए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो 1884 ईस्वी में। कब किया गया था? 1884 में है, 1875 ईस्वी में है, 1882 ईस्वी में है, 1887 ईस्वी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1887 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम को पारित किया गया। कब किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये क्या है? 1878 है। कब शुरू किया गया था? 1878 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह कब शुरू किया गया था? 1878 ईस्वी में शुरू किया गया था। टाइपिंग मिस्टेक है जिसमें जो है 1878 में जो है देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुए थे? तो 1878 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो किसके कब हुआ था? तो 1878 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, ग्रेनाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट चट्टान जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट चट्टान जो होती हैं वह रूपांतरित चट्टान के उदाहरण नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट हो गया। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। कैसे होता है? मैग्मा के ठंडे होकर जमने से होता है। अतः इसे क्या कहा जाता था? प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो इसमें जो है चट्टान में क्या होते हैं? जीव या जीवाश्मों का अभाव होता है। किसमें? जीव या जीवाश्मों का अभाव होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वैलाडिला है, मध्य प्रदेश में है। केमानुगुंडी कर्नाटक में है। सिंहभूम झारखंड में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह जो है कहाँ पर है? यह जो है यहाँ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया था। ये सब क्या है? एक लौह इस्पात हैं। क्या है? लौह इस्पात हैं। क्या है? लौह इस्पात हैं। क्या है ये सब? लौह इस्पात की प्रसिद्ध खाने हैं। तो यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ना होकर के कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह कहाँ होकर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किशनगंगा का एक सहायक नदी है। रावी की है, चेनाब की है, झेलम की है, ब्यास की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किशनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो उद्गम स्थल इनका क्या है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पास से निकली हुई हैं। तो किस झील से? किशन सार झील से निकली हुई हैं। तो इनकी सहायक नदी क्या है? तो झेलम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झेलम की ये क्या है? सहायक नदी है। किसकी है? झेलम की सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। क्या होता है? पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना है। विश्व बैंक अर्थात एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में। कब? 1944 में हुई थी। 1944 में। और जो है वैश्विक नेताओं द्वारा इसकी घोषणा कब किया गया था? तो 1945 में। इसमें से कोई भी सही हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देख लिया जाएगा। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई होती है? अक्सर 1945 में किया जाता है। अगर 1944 है तो 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थे? तो ग्रामीण जनसंख्या किसकी सर्वाधिक थी? तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 2004 से 2005 तक, 2000 से 2001 है, 1998 से 1999 के बीच, 1995 से 1996 के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1998 में से 99 के बीच में किया गया था। तो कब किया गया था? 1998 में है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किसमें दलहन का उत्पादन सर्वाधिक है? तो दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक किसमें है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है। तो दलहन उत्पादन में सर्वाधिक किसका स्थान है? पहले तो एमपी है। क्या है? एमपी है। उसके बाद क्या है? राजस्थान है, राजस्थान, फिर एमएच महाराष्ट्र है, फिर क्या है? यूपी है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक दलहन उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक है, LIC और GIC हैं, IDBI है। उपयुक्त में से सभी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उपयुक्त में से सभी जो हैं क्या हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के प्रवर्तक क्या हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुए थे? तो 27 जनवरी 1950 को है, 28 जनवरी 1950 को है, 29 जनवरी 1950 को है, 30 जनवरी 1950 को है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। तो कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा किए गए थे। किससे के द्वारा किया गया था? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में। इसे जो है, इसके आज़ादी के पहले इसका पूरा क्या नाम था? आज़ादी से पहले इसका पूरा नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इसका आज़ादी से पहले इसका क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में यह पर मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य 33 न्यायाधीश हैं। कुल मिलाकर कितने हैं? 34। एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इसका जो था प्राचीन नाम था। तो इसकी उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सकारिया आयोग है, राज मन्नार समिति है, इंद्रजीत गुप्त समिति है, पुंछ आयोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्त समिति जो है यह इससे संबंधित नहीं है। भारत के संघ राज्य से संबंधित कौन नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्त समिति जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में जो है गांव पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है। तो और अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सब में क्या है? सुमेलित है। आपस में सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था है। तो इसमें क्या है? आपस में सब मिले हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नियासिन, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या है? पहला ग्रह है। क्या है? पहला नियासिन पहला ग्रह है। थायमिन बेरी से है। विटामिन डी सूखा रोग से है। विटामिन के बंधपन से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के से जो होता है वह रक्त का थक्का नहीं जमता है।
विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो चल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांझापन किससे होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। किसके कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से जो है बाध्यपन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। थायमिन से बेरी होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से जो है बांझेपन होता है। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पेशी के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। पेशी के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। यूरिक अम्ल है, पायरुविक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल क्या है, इसका करेक्ट आंसर होता है। पेशी थकना के लिए निम्न में से उत्तरदायी है। पेशी कैसे थकती हैं, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से थकती है। मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल की संचय के कारण होता है। किसके, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण जो होते हैं मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से मिश्रित है, अर्थात इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और इसोब्यूटेन का है, प्रोपेन और इसोब्यूटेन का है, प्रोपेन और ब्यूटेन का है, प्रोपेन और टेट्रालीन का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है का मिश्रण होता है। किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण होता है। यह क्या है, एक घरेलू गैस है। कैसी गैस है, घरेलू गैस भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घरेलू गैस भी कहा जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस को घरेलू गैस भी कहा जाता है। यह जो है वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से है। किसका है, कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक यादाश पुष्प कहलाता है। तो कौन सा एक यादाश पुष्प कहलाता है, जिंक ब्रोमाइड है, जिंक नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक क्लोराइड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो गया था। इसका निर्माण जो है जिंक को हवा में उपस्थित तीव्र क्या करता है, जलने पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें डैश डैश के कारण गोल होती हैं। तो वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, द्रव का घनत्व है, पृष्ठ तनाव है, वायुमंडलीय दाब से होता है, गुरुत्वीय बल के कारण होता है। वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें कैसे होती हैं, गोलाकार होती हैं। कैसे होती हैं, गोलाकार होती हैं। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर जो है इसका मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लखनऊ में, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में है, और डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में नहीं स्थित है। कहाँ पर है, तो महात्मा गांधी स्टेडियम जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, महात्मा गांधी स्टेडियम जो है तमिलनाडु में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, लखनऊ में है।
डॉक्टर भीम डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। और महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में ना होकर तमिलनाडु में है। तो चलिए अगला देखते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को है, 27 जुलाई को है, 5 अगस्त को है, 8 सितंबर को है। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया था। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। आप सब कमेंट करके हमें यह बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए अगला देखते हैं। इरादकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इरादकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है, असम में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? इरादकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। किस राज्य में है? इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इडुक्की, केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ है, वाराणसी है, प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, अर्थात कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है। तो यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। यह जो है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान गणित और सिद्धांतिक भौतिकी शोधन में समर्पित एक प्रमुख स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भूमध्य रेखा जो है यह 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? यह लमसम 13 देशों से होकर गुजरती है। तो कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से गुजरती है। तो बात की जाए तो इसमें ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया है, और कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया है। ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया है, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मौलंकर हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर पीवी चेरिन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मौलंकर हैं। तो इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? जीवी मौलंकर है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? गणेश वासुदेव मौलंकर। क्या इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव
गणेश वासुदेव मौलांकर इनका क्या नाम है, पूरा नाम है। तो जीवी मौलांकर जो थे यह लोकसभा के क्या थे, पहले स्पीकर थे। इनका कार्यकाल कब से कब था, 1952 से लेकर 1956 तक। इनका कार्यकाल कब तक था, 1952 से लेकर 1956 तक क्या थे, यह लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मौलांकर है। आप सब कमेंट करके हमें यह बताएंगे वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर हैं, जहांगीर हैं, अकबर हैं, हुमायूं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके दरबार के थे, सहायक थे हुमायूं के। किसके, हुमायूं के। मीर सैयद अली क्या था, फारसी एक प्रसिद्ध चित्रकार था। यह कहाँ का था, फारस का जो था, कहाँ का था, फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। कहाँ का, फारस का। ये जो है जब हुमायूं जो बाहर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था तो वहीं से इनसे मिले थे। तो यहाँ 2 कलाकार फारस से इन्होंने लाया था। कौन कौन से, एक मीर सैयद अली थे और कौन थे, ख्वाजा अब्दुल समद था। कौन, ख्वाजा अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद। ये दोनों फारस से आए हुए थे। कहाँ से आए थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ये दोनों क्या थे, फारस से आए थे। हुमायूं इनसे जो है, इन दोनों से बहुत प्रभावित था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सब पसंद आया हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।